तो हम आपको वो तमाम खबरें तफसील से बताने और उन खबरों के पीछे के मायने भी समझाएंगे कि आखिर इस तरह की हलचल और इन खबरों के पीछे के मायने क्या हैं। दिल्ली में जेडीयू का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, जी हां, ये प्रशिक्षण शिविर का होने जा रहा है जिसमें नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड की नजर पूर्वांचल के लोगों के वोट बैंक पर है। सवाल है कि दिल्ली में जेडीयू के चुनाव लड़ने से बीजेपी की उम्मीदों पर क्या असर पड़ेगा। दिल्ली पर नीतीश की नजर, पूर्वांचलियों के भरोसे जेडीयू, शिविर से शीर्ष पर पहुंचने की चाहत। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जनता दल यूनाइटेड के नेता जुट गए हैं। बुधवार को बदरपुर में जेडीयू कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है जिसमें सभी 70 विधानसभा सीटों के पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। ये इलाका है बदरपुर का इलाका, जहां पर देख सकते हैं यहाँ पर कल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, जो कि दिल्ली के तमाम 70 विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे हुए जेडीयू के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। जेडीयू की नजर पूर्वांचलियों के उस वोट बैंक पर है जो अब तक कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बंटता रहा है। जेडीयू का कहना है कि अब तक जिन पार्टियों की सरकार रही उन सभी ने पूर्वांचल के लोगों के वोट तो लिए, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कुछ खास नहीं किया। पूर्वांचल के लिए तो कोई कुछ किया नहीं। इतनी बड़ी संख्या में अनऑथराइज कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनका लिविंग कंडीशन देखिए, उनको पीने का पानी मिला क्या, उनके रोड दुरुस्त हुआ क्या, उनका बिजली ठीक हुआ क्या, उनको एक रिस्पेक्टेबल जिंदगी जीने का कोई भी जो चीज होता है उनको मिला क्या। सवाल है कि क्या दिल्ली की सियासत में पूर्वांचल फैक्टर काम करता है? क्या पूर्वांचल के लोगों के वोट से रिजल्ट प्रभावित होते हैं? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। दिल्ली की 70 सीटों में करीब 27 पर पूर्वांचली मतदाताओं का दबदबा है। 27 सीटों पर करीब 35 से 40% वोटर पूर्वांचल के हैं। यही कारण है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिहार से हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से हैं और कांग्रेस के पास भी पूर्वांचल की शीला दीक्षित ही थी। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर पूर्वांचल के लोगों को टिकट दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि आपके करीब 12 विधायक पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के इस फॉर्मूले को फेल करने की तैयारी में है जेडीयू, जिसका संकेत संजय झा ने भी दे दिया। अभी आप सुने होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि 500 रुपया लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं, और अगर बिहार के लोग दिल्ली में काम करना बंद कर दें तो दिल्ली 1 इंच चल पाएगी क्या? इसी बिहारी या पूर्वांचल के वोट से मुख्यमंत्री बने हुए। आम आदमी पार्टी को किनारे कर भी दें तो सवाल ये है कि एनडीए में होते हुए बीजेपी से अलग जेडीयू का चुनाव लड़ना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं? तो इस पर पार्टी की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। पिछली बार भी हम लोग दिल्ली में चुनाव लड़े थे और इसलिए वहाँ भी आकलन चल रहा है और समीक्षा की जा रही है कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने और अपनी पार्टी के विस्तार का अधिकार है, लेकिन सवाल है कि जिस दिल्ली पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का है, उस पर नीतीश के निर्णय से क्या फर्क पड़ेगा? क्या नीतीश अलग से चुनाव लड़कर बीजेपी का वोट काटेंगे या फिर आम आदमी पार्टी का वोट काटकर बीजेपी को मजबूत करेंगे? सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी के लिए वाकई दिल्ली में मौका है या फिर जेडीयू वोट कटवा की भूमिका ही निभाएगा? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में सबकी निगाहें टिकी होती है, लेकिन नीतीश कुमार इस दिल्ली को इसलिए भी साधना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार का ये कहना है कि पूर्वांचल के लोगों के लिए अब तक के यहाँ की सरकारों ने कुछ नहीं किया। 500 रुपए लेकर आते हैं और इलाज कराते हैं लाखों का। ये आरोप कहीं से पूर्वांचल के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल बतौर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी का हिस्सा है दिल्ली के दंगल में सभी सीटों पर जेडीयू का दांव। इस साल के अंत में या अगले साल दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। जेडीयू ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला भी किया है, लिहाजा जेडीयू की नजर पूर्वांचल के लोगों पर है। झारखंड में भी जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जाहिर तौर पर नीतीश की नजर कहीं ना कहीं जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की भी है,
क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक हैं, नागालैंड में जेडीयू का 1 विधायक है और नियमों के मुताबिक किसी भी दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लोकसभा की 2% सीटों के साथ कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट होने चाहिए। और यही कोशिश इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसके लिए वो दिल्ली में आज पहुंचे हुए हैं। कल वो कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र देंगे और देखना होगा कि आगामी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें नीतीश कुमार इस गुरु मंत्र के साथ निकाल पाते हैं। चलिए बात मिशन 65+ की कर लें, यानी कि झारखंड की कर लें, जहां बीजेपी को रणनीति ये लगातार बताती हुई कि बड़ी कामयाबी उन्हें इस मिशन के साथ कैसे मिलने जा रही है। विधायकों लगातार कई विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इन अटकलों के बीच 2 नामों की पुष्टि भी हो चुकी है। 2 विधायकों ने खुलकर बीजेपी में जाने की बात भी कह दी है। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए महागठबंधन की कवायद में जुटे विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष में भगदड़ जैसे हालात हो गए हैं। कांग्रेस और जेएमएम के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक 23 अक्टूबर को कमल का दामन थाम सकते हैं। ये वो विधायक हैं जो अपनी पार्टियों से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। जिन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, उनमें मांडू से जेएमएम विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, बहरागोड़ा से जेएमएम विधायक कुणाल शाडंगी, विशुनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा, लोहरदगा से कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत, बरही से कांग्रेस विधायक मनोज यादव, जरमुंडी से कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख, बड़का गांव से कांग्रेस विधायक निर्मला देवी, पाकी से कांग्रेस विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और भवनाथपुर से नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक भानु प्रताप शाही के नाम शामिल हैं। हालांकि सिर्फ मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल ने खुले तौर पर कमल का दामन थामने का ऐलान किया है। हम लोग ने 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण विधिवत रूप से कर लेंगे। ये प्रोपेगेंडा है, ये पूरी तरह से निराधार है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक कांग्रेस छोड़ करके जाने वाला नहीं है। मिशन 65+ को लेकर बीजेपी की रणनीति की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विपक्ष में मचे भगदड़ के कई सियासी मायने हैं। कहा जा सकता है कि सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष बिखर गया। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार की नीतियों पर मुहर लगी और झारखंड में बीजेपी की जीत की गारंटी है। लिहाजा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विपक्ष का टूटना बीजेपी के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद। 2 नामों का खुलासा हो चुका है और कल यानी कि 23 तारीख को और कई ऐसे नाम जिनको लेकर के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, वो नाम भी और वो तस्वीर भी साफ होती हुई। झारखंड की बात करें तो विपक्ष में भगदड़ आखिर क्यों मचा है, ये सवाल है सबके अंदर। और बीजेपी में एंट्री के सियासी मायने क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। रघुवर दास की नीतियां लोगों को रास आ रही हैं। बीजेपी की लगातार जीत से मोदी सरकार के कामकाज पर जनता का भरोसा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, मजबूत हो रहा है। सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड में बीजेपी मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष बिखरता नजर आ रहा है। नेताओं को लगने लगा है कि झारखंड में बीजेपी मतलब जीत की गारंटी, और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार एक के बाद एक नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जुड़ने की बात कह रहे हैं और विपक्ष इस सच को देखते हुए भी नकार रहा है। ये कह रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के एग्जिट पोल अगर आपको हतोत्साहित कर रहे हैं तो इसे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड की राजनीति अलग है और इसे अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। हालांकि खुद के पार्टी के अंदर टूट की वजहों को लेकर के जवाब उनके पास नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में एग्जिट पोल से बीजेपी में जहां नई ऊर्जा का संचार हुआ है, वहीं मोदी की आंधी से घबराया विपक्ष नतीजे से पहले ही ईवीएम पर अपने हार का ठीकरा फोड़ने में जुट गया है। एग्जिट पोल से झारखंड बीजेपी में उत्साह, मोदी की आंधी में मुरझाया विपक्ष का चेहरा, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी में विपक्ष।
महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी चलने के आसार हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद झारखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्साह से लबरेज मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के नेताओं ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भी कमल खिलने का दावा किया है। की राजनीति में न जातवाद की राजनीति चलेगी, न संप्रदायवाद की राजनीति चलेगी, न तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। इस देश में अब राजनीति चलेगी विकास की। आज जहां भी चुनाव होंगे देश के जिस राज्य में, हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। अब देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर दिल्ली में है तो उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के दल की सरकार एनडीए की राज्यों में भी बने, और ये विश्वास जनता के मन में गहरा घर करते जा रहा है। झारखंड का चुनाव है, झारखंड के चुनाव में भी यही इतिहास दोहराया जाएगा। झारखंड में हम अपने काम के दम पर लड़ना होगा, झारखंड अपने विषयों पर लड़ेगा। आप कभी भी कहीं दिखाकर कहीं नहीं कर सकते। एग्जिट पोल से बीजेपी में उत्साह है, वही विपक्ष की नींद उड़ गई है। आरजेडी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए हैं। इतना ही नहीं, नतीजे से पहले ही आरजेडी ने बहाने भी ढूंढ लिए हैं और एग्जिट पोल्स के अनुमान पर ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है कि जहां जहां ईवीएम से चुनाव होगा तो नतीजा वही होना है। हम लोग इसीलिए ईवीएम का विरोधी हैं। महाराष्ट्र में ये लोग जो गठबंधन किया, महागठबंधन का, अगर शरद पवार को नेता मान के अगर चुनाव लड़े रहता तो रिजल्ट कुछ और होता। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों के नतीजे का असर झारखंड विधानसभा चुनाव में भी पड़ने की संभावना है। ऐसे में जाहिर है मिशन 65+ ने जुटी बीजेपी में नए उत्साह का संचार हुआ है। जमशेदपुर से आशीष के साथ रांची से उपेंद्र और भुवन की रिपोर्ट। पाकिस्तान अपनी इस गीदड़ भभकी से बाज आने वाला नहीं है। हालांकि जब इमरान खान ही इस तरीके के यूएन के मंच पर जाकर बयान दे सकते हैं तो उनके मंत्रियों से इससे कुछ बेहतर की उम्मीद करना बेमानी होगा। रांची टेस्ट की बात कर लें तो विराट जीत के साथ टीम इंडिया ने अपने फैंस को दिवाली का शानदार तोहफा दिया है और मैच को एक पारी और 202 रन से जीतकर साउथ अफ्रीका पर क्लीन स्वीप कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की ये सबसे बड़ी जीत है। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने रांची टेस्ट में धमाकेदार जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया है। हाँ जी, सीरीज आई थिंक सब 3 मैच ही काफ़ी अच्छे रहे हैं और एक भी मैच में हम लोग ऑल आउट नहीं हुए और 3-0 जीते हैं और मतलब कमाल की टीम परफॉर्मेंस है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो भी खेलने जा रहा है, जो जिसको भी चांस मिल रहा है वो परफॉर्मेंस करके दे रहा है, यू नो। सो आई थिंक ये हम लोगों को खुशी इस चीज़ की है कि हमने ऐसा कल्चर क्रिएट किया है जहाँ पे लोग अपने बारे में नहीं सोचते और टीम के बारे में सोचते हैं। और ये परफॉर्मेंसेस तभी हो सकती हैं क्योंकि अगर अपने आप के बारे में सोच रहे हैं तो प्रेशर में खेलते हैं या डेस्परेट हो जाते हैं। तो जब आप टीम के बारे में सोचते हैं तो फिर कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है। हम बॉलिंग की इतनी बात कर रहे हैं, कमाल की बॉलिंग करी है सबने मिल के। कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक ने 8 विकेट ले लिए और बाकियों ने कुछ नहीं किया। तो जो भी बॉलिंग करने आ रहा है वो लग रहा है कि हर स्पेल में विकेट ले सकते हैं। तो वो सिर्फ टीम के बारे में सोचते हैं कि टीम क्या चाहती है और हमें सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की खुशी है कि हम एज अ टीम जो है बहुत ही कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जिस टीम वर्क से हर जगह जीत हासिल की जाती है उसी टीम वर्क का जिक्र करते हुए विराट कोहली भी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पारी और 202 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार सीरीज के सभी मैच भारत ने जीते हैं। 3-0 से क्लीन स्वीप किया है विराट कोहली की सेना ने। विराट कोहली की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका से 70% मैच भारत ने जीता है, यानी कि ये एवरेज रेशियो है जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेले गए मैचों के दौरान देखने को मिला है। अफ्रीका के खिलाफ 10 मैचों में कोहली ने कप्तानी जो की है वो 10 मैचों की, 7 में उन्हें जीत मिली है। 83 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को सीरीज में सबसे बड़ी हार का सामना भारत में करना पड़ा है भारतीय टीम के साथ। तो ऐसे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
न्यूज हेडलाइंस के